अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लाइफ अवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको 2 चैलेंज क्वेश्चन भी दिए थे। आई होप कि आपने उनको सॉल्व किया होगा। उनके करेक्ट आंसर मैंने स्क्रीन पे शो कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 17 है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर 14 है। आई होप कि आपके भी यही आंसर आए होंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो एक्सरसाइज 1.3 में हमें ये फाइंड करना है कि हम किस तरह से रियल नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम रियल नंबर्स को अपनी डेली लाइफ में हर फील्ड में यूज़ करें, चाहे फिर वो मेडिसिन का शोबा हो, इंजीनियरिंग का शोबा हो, स्टैट का शोबा हो, या फिर इसके अलावा कंप्यूटर साइंस हो, बायोलॉजिकल हो, बायोटेक्नोलॉजिकल हो। किसी भी तरह के फील्ड में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हम इसके लिए 3 फार्मूलाज को रीड करेंगे। टेम्परेचर को मापने के लिए 3 स्केल्स का यूज़ करते हैं। 3 स्केल केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल हम साइंटिफिकली यूज़ करते हैं और साइंस के लिहाज से हम जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो केल्विन्स में करते हैं। और अब अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम ज़्यादातर सेल्सियस का यूज़ करते हैं कि इतना टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हम वेदर को जो है वो रिपोर्ट करते हैं न्यूज़ के अंदर, तो वो सेल्सियस में हमें टेम्परेचर बताते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या माइनस 37 डिग्री सेल्सियस है। तो वो हमें सेल्सियस में जो है वो बताते हैं। उसको हम फ़ारेनहाइट में तब बताते हैं अगर हम आउट ऑफ कंट्री बात करें तो बहुत सारे लोग फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट को यूज़ किया जाता है। तो हमने इन 3 स्केल्स को पढ़ना है, इनके फार्मूलाज को रीड कर लेना है। इसके अलावा हम रियल नंबर्स को अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बात की कि हम इसको स्टैट में, बिजनेस में, हर चीज़ में रियल नंबर्स को यूज़ करें। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए भी हम रियल नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक साइकिल भी ख़रीदते हैं तो जिस कीमत में आपने उसको ख़रीदा है वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, ख़रीदने के बाद उसको सेल कर रहे हैं, उस पर थोड़ा प्रॉफिट लगा के उसको सेल करेंगे तो वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। अगर आप उसमें परसेंटेज फाइंड करेंगे तो ये आपके पास फॉर्मूला है, आपने ये लगा के उसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। अगर आपको लॉस हो रहा है, आपने कोई चीज़ बाय की है लेकिन उसके बाद आपको वो अच्छी नहीं लगी, आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें कोई कमी थी तो आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, तो आप उसको जब सेल करेंगे तो वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। अगर आप उसका लॉस जो है वो फाइंड करना चाहेंगे तो ये उसके लिए फार्मूला है, आप ये लगा के उसका जो लॉस परसेंटेज है वो भी फाइंड कर लेंगे। तो अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। जी, तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, जब आप उसका सम निकालते हैं तो आपके पास आंसर आता है 42। अगर आपके पास आंसर 42 आ रहा है तो आपने फाइंड करना है कि वो कौन सी 3 वैल्यूज़ थी, वो कौन से 3 इंटीजर्स थे जिनको आपने प्लस किया तो आपके पास आंसर जो है वो 42 आ रहा है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास जो है वो इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर जो है वो x है, हम उसी x के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो वो सेकंड इंटीजर होगा, और थर्ड के अंदर हम उसी x की वैल्यू के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो वो हमारा थर्ड इंटीजर होगा। अब हम इन 3 वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू x है, सेकेंड वैल्यू x+1 प्लस थर्ड वैल्यू x+2। जब हम इन 3 वैल्यूज़ को प्लस करते हैं तो उसका आंसर आ रहा था 42 के, हम इसको इसकी इक्वल रखेंगे। तो ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों प्लस के x हैं। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे 1x और 1x हो जाएंगे 2x, और जब इस 2x को हम इस x के साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3x। 2 + 1 हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 42। ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को उठा के इस तरफ ले जाते हैं। ये इधर प्लस का है तो इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 42 में से हम 3 को माइनस कर ले तो ये 39 आ जाएगा। 42 माइनस 3, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 9, और इधर बच जाता है हमारे पास 3, तो 3 को वैसे हम लिख लेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 39। अब ये x हमारे पास इधर ही रह जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 को इस पर हम डिवाइड कर लेते तो 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार
9, तो ये आपका आंसर आ रहा है एक्स का 13। इसका मतलब जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट था वो 13 है। अब हम इस फर्स्ट डिजिट को इन वैल्यूज़ के अंदर पुट करते जाएंगे, इधर भी 13 को रखेंगे, इधर भी 13 को रखेंगे और प्लस करके इनका आंसर निकाल लेंगे। जी, तो हम x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है, तो 13 + 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। ये हमारा सेकंड डिजिट है। और अगर हम 13 को रखते हैं x की जगह पर, 2 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 15। 13, 14 और 15 ये हमारे 3 डिजिट्स हैं जिनको हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर 42 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायग्राम शोज राइट एंगल डेल्टा ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 + √5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ डेल्टा ए बी सी इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। The area of delta ABC is 1 + √15 centimeter square. Find the length of AB in the form a √3 + b √5 centimeter where a and b are integers. इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपके पास एक डायग्राम है जो राइट एंगल्ड है। अगर उर्दू में बात करें तो ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास मुसल्लस दिया है राइट एंगल, इसकी ये वाली लेंथ जो है वो √3 + √5 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है तो इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी L मल्टीप्लाई बाय W। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसने एरिया भी दे दिया और हमें ए सी की लेंथ भी दे दिया। हमने ए और बी की लेंथ को फाइंड करना है, तो किस तरह से फाइंड करें। और उसने एक शर्त भी रखी है कि जो आपका आंसर हो वो इस तरह से आए, यानी यहाँ पर ए की वैल्यू होगी √3 प्लस इधर बी की वैल्यू होगी और साथ उसके √5 आएगा। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है कि लेंथ ऑफ ए सी √3 + √5 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ लेंथ क्या है 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है। जब भी हम किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है, ये वाली चीज़ को हम बेस बोलते हैं। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC मल्टीप्लाई बाय AB। एरिया की वैल्यू उसने हमें दी थी 1 + √15, 1/2 AC की वैल्यू भी उसने हमें दे दी थी √3 + 15 मल्टीप्लाई बाय AB। अब ये 2 इधर क्या डिवाइड हो रहा है तो ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको उठा कर हम इधर ले आते हैं तो ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √3 + √5 इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इस √3 और +5 को हमने उठा के इसके नीचे लेके आना है। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ये डिवीजन में चला जाएगा। अगर तो डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो वो फिर डिवीजन में चेंज हो जाएगा। हमें फाइंड करनी थी ए बी की वैल्यू, तो हम इसको इसके साथ लिख लेते हैं। जी, तो ए और बी को हम उठा के यहाँ लिख लेते हैं और इसको हम इसकी राइट साइड पे लिख लेते हैं। 2 को 1 + 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 आ जाएगा और इसके साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 है तो 2 1s are 2, साथ में इसके आ जाएगा √15। अगर हम नीचे बात करें तो √3 है प्लस √5 है, इसको भी साथ इसके वैसे लिख लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 पे भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जो भी डिनोमिनेटर पे वैल्यू होती है हम पहले उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसके कॉन्जुगेट के साथ हम उसको मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और उसके साथ हम उसको डिवाइड भी करवाते हैं। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले हमेशा इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमने इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, प्लस उसके बाद हम 215 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 215 आ जाएगा, इसके साथ √3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 √15 और साथ इसके √5 आ जाएगा। नीचे √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस √5 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हमने 2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 √3 आ गया, 2 √5 + 2। जब 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। 15 3s are 45 और 15 को 5 के साथ 100 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75। ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इनका जो √ था वो ख़त्म हो गया स्क्वायर के साथ, क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर थे तो इनके √ स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 - 5 आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो दी गई हैं हमने इनको फैक्टराइज करना है। जब हम इनको फैक्टराइज करते हैं 45 को और 75 को, 45 5 के साथ करते हैं तो 5 9s are 45
3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। उसी तरह हम 75 को कर लेते हैं, 5 1 ज़ार 5, 2 इधर चला जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। तो इधर से ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से ये 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। जब हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे, जब भी हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस का साइन साथ आता है, लेकिन अगर बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास प्लस है तो आप फिर प्लस को लिखेंगे। तो हम इधर कर लेते हैं, इसके साथ माइनस था, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी माइनस आएगा। 2√3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2√5 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस इनके जो अंडर रूट हैं हम उनको अलहदा कर देते हैं। जब दोनों के अंडर रूट अलहदा हो जाएंगे तो इनके स्क्वायर के साथ इनके अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2√3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस 2√5 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, अंडर रूट 5 इसके साथ ही आ जाएगा, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 2 ज़ार 10, अंडर रूट 3 ओवर -2 आ जाएगा। हमेशा जब भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो हमने बेस को चेक करना होता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम आ रही हैं ताकि हम उनको कॉमन कर सकें। तो इनके अंदर ये अंडर रूट 3 वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे लिख लेते हैं और अंडर रूट 5 वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट 3, इसके साथ 3 वाली वैल्यू क्या आएगी, -10 अंडर रूट 3, -2 अंडर रूट 5, ये +6 अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास आंसर में भी माइनस लाजमी है। हम 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8 अंडर रूट 3 प्लस हमेशा साइन किसका आता है, बड़ी वैल्यू का आता है, तो प्लस को यहाँ पे लिखेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर दें तो आपके पास 4 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। बटे में हमारे पास क्या है, माइनस, तो इस माइनस को हम इस माइनस के साथ कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 2, यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, 8 और 4 में से कॉमन 2 निकाल लेते, तो जब 2 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रकम बच गई थी वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 + अंडर रूट 18 मीटर एंड 5 - 4 अंडर रूट 2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ये है और विड्थ ये है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है इस फॉर्म में। तो रेक्टेंगल क्या होती है, जिसकी ये वाली और ये वाली विड्थ आपस में इक्वल हो, लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल हो, यानी ऐसी मुस्ततील, उर्दू में बात करें तो मुस्ततील उसको कहते हैं जिसकी 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, उसको हम मुस्ततील कहते हैं। तो उसने हमें इसकी ये वाली जो विड्थ दी है वो 5 - 4 अंडर रूट 2 दी है और जो लेंथ दी है 2 + अंडर रूट 18 दी है। तो गिवन डाटा के मुताबिक हम इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 + अंडर रूट 18 और विड्थ है रेक्टेंगल की 5 - 4 अंडर रूट 2। फाइंड हमें एरिया करना है, लेकिन किस फॉर्म में इसको फाइंड करना है, a + b अंडर रूट 2 की फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला कौन सा होता है, पिछली दफ़ा जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो ट्रायंगल का था। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो ट्रायंगल का एरिया था, अब ये रेक्टेंगल का एरिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को पहले इन 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम 18 को इन 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद 2 को 4 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 को 5 के साथ और उसके बाद 4 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो ये थी 2 × 4 अंडर रूट 2। ये जो हमारे पास अंडर रूट है इसकी पावर क्या होती है, 1/2। असल में ये स्क्वायर रूट होता है, तो इस स्क्वायर रूट की पावर है 1/2। अगर मैं अंडर रूट 2 के ऊपर जो है वो स्क्वायर ले लेती हूँ तो इस स्क्वायर के साथ इसकी जो ये जो जज़र है, ये अंडर रूट है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर में 2 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास फुल है और ये हमारी हाफ वैल्यू है। तो हाफ वैल्यू को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तभी जाकर हमारे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर के साथ ये कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 2। हमने इसको
इस फॉर्म में लिखना है ताकि हमारे पास जो है ये कट हो सके। तो हमने यहाँ यही किया है कि √2 डॉट √2, ये √2 इस √2 के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, प्लस 5 √3 स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 18 था, 18 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टराइज करेंगे 18 को। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 3 1 3 1s are 3। तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो फिर हम 18 का जो है वो फैक्टराइज करेंगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 4 √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको हमने इसके साथ कट कर लिया तो बाकी का आंसर हमारे पास वैसे का वैसे ही आएगा। 10 - 4 √2 प्लस 5। इस जो है 3 को हम अलहदा कर लेते हैं क्योंकि इनके अंडर रूट जो है, इसका अंडर रूट हम अलहदा कर लेते हैं और √2 का भी अंडर रूट अलहदा कर लेते हैं। इसी तरह हम इसका भी अंडर रूट अलहदा कर देते हैं और 2 का भी अंडर रूट अलहदा कर देते हैं। इसका अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और ये भी आ जाएगा 3। अब ये √2 हमारे पास वैसे इसके साथ आ जाएगा और ये 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो ये आ जाएगा 15। अब ये 3 वैसे ही आ जाएगा, इसके साथ आ रहा है √2, इस √2 को हम इसके साथ कैंसिल कर देते हैं तो 4 जो है वो इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होके 12 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेम वैल्यूज़ हैं √2 वाली, इनको एक साइड पे लिख देंगे और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पे लिख देते हैं। 10 - 12 आ जाएगा, -4 √2 प्लस 15 √2 आ जाएगा। जब भी हम छोटी वैल्यू को बड़ी में से माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का साइन लाजमी आता है। तो जब हम 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -2। तो प्लस माइनस माइनस, अब 15 में से हमें 4 को माइनस करना है। अलामत कौन सी आएगी, बड़ी रकम की, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब हम 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 √2 आ जाएगा, साथ आएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि उसने हमें एरिया फाइंड करने का बोला है और एरिया का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये भी मीटर है, ये भी मीटर, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट जो आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर और ये एरिया है रेक्टेंगल का। अगर हम आपके क्वेश्चन की बात करें तो उसने हमें क्वेश्चन में बोला था कि आपने जो इसका आंसर है ना वो इस फॉर्म में निकालना है, a + b √2, लेकिन हमारा आंसर जो है वो इसके उलट है, b √2 प्लस a की फॉर्म में। तो हम इसको इसमें चेंज कर लेते हैं, ये -2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 11 √2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा, प्लस 11 √2। तो ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड 2 नंबर्स हुज इज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। इस क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि आपके पास 2 डिजिट हैं, जब आप उनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है 68 और जब आप उसको माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 22। आपने फाइंड करना है कि वो कौन से 2 डिजिट हैं। तो हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो x है और सेकंड डिजिट y है। क्यों, जब हम x और y को प्लस करें तो हमारे पास 68 आता है और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास 22 आता है। हमने ये 2 डिजिट बताने कि ये कौन सा डिजिट है, जब हम इनको प्लस करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इनको इक्वेशंस बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है कि जब हम प्लस करते हैं तो 68 आता है। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, जब हम इन 2 वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो आंसर 22 आता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो x + y = 68 प्लस x - y = 22। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये दोनों हो जाएंगे 1x और 1x 2x आ जाएगा। ये प्लस और माइनस के तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 68 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, तो 8 और 2 को जब प्लस किया तो ये 10 आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, हमारे पास 6 और 2 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9। तो हमारे पास टोटल आंसर है 90। अब ये 2x = 90 है तो x इधर आ जाएगा, 90 का 2 को हम उठा के इधर ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कट कर लेते हैं, 2 4s are 8, ये आ जाएगा 2 5s are 10। तो ये हमारा आंसर आ गया x का = 45। ये जो हमारी x की वैल्यू हमने फाइंड की है, x = 45। अब हम इस इक्वेशन को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 थी x + y = 68। x की वैल्यू है 45, इसको हमने पुट कर लिया, प्लस y = 68। y को हम इधर रहने देंगे क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है तो y की वैल्यू इधर रहने देते हैं और 45 को उठा के हम उधर ले जाते हैं। इधर प्लस हो रहा था तो इधर जाके ही हो जाएगा माइनस। जब हम 68 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है,
8 में से 5 को माइनस किया तो 3, 6 में से 4 को करेंगे तो 23। अब आपने ये चेक करना है कि जब आप 23 और 45 को प्लस करते तो क्या 68 आता है। 45 प्लस 23, जब उसने कहा था कि जब आप दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास 68 आएगा। 5 3 8, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। पहला तो आ गया। अब सेकंड को देखना है कि जब हम इनको माइनस करते हैं तो क्या हमारे पास 22 आता है। 5 में से 3 को माइनस करें तो 2 और 4 में से 2 को माइनस करें तो 2। इसका मतलब हमारे दोनों आंसर्स करेक्ट हैं कि जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास 68 आता है और जब हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास 22 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 and the TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using the formula Fahrenheit is equal to 9 by 5 degrees Celsius plus 32, find the temperature as Fahrenheit scale. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि लाहौर का जो मौसम था वो गर्म है बहुत ज़्यादा। 2024 के अंदर जो गर्मियाँ थी उस दौरान उसका मौसम जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो टीवी न्यूज़ के मुताबिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो 48 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने ये फार्मूला यूज़ करके इसको फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करना है, क्योंकि उन्होंने जो हमें टेम्परेचर रिपोर्ट करके दिया है वो कौन सा है, डिग्री सेल्सियस है। तो हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो इसका फार्मूला हम अपनी बुक के ऊपर पढ़ चुके हैं। तो गिवन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। टेम्परेचर इन लाहौर इज इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला उसने हमें दे दिया है, तो उस फॉर्मूले के अंदर जो है वो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 9/5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस 48 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास आंसर आता है 432। जब हम इन 9 को और 48 को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 432। हम इसको लिख लेते हैं बाई 5 प्लस 32। अब 432 को हमने डिवाइड करना है 5 के ऊपर। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 86.4। इसको हमने लिख लिया 86.4। 32 को इसमें प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, आंसर आता है 118.4। इसको प्लस करके बाद हमारे पास जो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका आंसर निकला है वो 118.4 है। तो यही आपका आंसर है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपके पास बाप और बेटे की उम्रों का मजमुआ 72 है, यानी सम है दो उम्रों का और उनका जो मजमुआ निकल रहा है दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 72। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो 2 गुना थी बेटे की उम्र से। तो 6 साल पहले फिर बेटे की उम्र क्या थी, हमें फाइंड करना है कि बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी जब बाप की उम्र 6 साल पहले अपने बेटे की उम्र के 2 गुना थी। तो गिवन डाटा को पहले हम लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा उसने हमें क्या दिया कि एज ऑफ सन, हमें अभी उम्रें नहीं पता उनकी, तो हम इसको लिख लेंगे x और बाप की उम्र को लिख लेते हैं y। उम्रें इसलिए नहीं पता क्योंकि उसने हमें उसका सम दिया है, आंसर दिया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं दी कि कौन सी उम्र को उसने प्लस किया है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिख लेते हैं कि x प्लस वाई के बाप की उम्र, बेटे की उम्र और बाप की उम्र को जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 72। तो इससे 6 साल पहले क्या था, बेटे की उम्र 6 साल पहले हम जो बेटे की उम्र हमारे पास आएगी हम उसको 6 साल जो उसने दिए हैं उसमें से माइनस कर देंगे और बाप की उम्र को भी 6 साल जो है उसने दिए उसमें से माइनस कर देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी और ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y माइनस 6, ये किसकी उम्र है, ये बाप की उम्र है 6 ईयर्स एगो। और उसके बाद उसने कहा था कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र के 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी उस वक़्त 6 साल पहले जो थी वो उसकी उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना थी। तो हम उस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, किसकी उम्र के साथ, बेटे की उम्र के साथ। y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x आ जाएगा, 2 6 12 आ जाएगा। अब ये माइनस 6 है, हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे ले जाते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं। y को उठा कर हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस का और इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये जो 12 इधर माइनस का है तो इधर आगे इसके साथ प्लस का हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6 और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को और जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी थी इन दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये भी प्लस का है
और ये भी प्लस का है, तो ये 3x हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 72 और 6 को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाते हैं 70। 8 6 और 2 को प्लस किया तो 8 और 7 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये x इधर रहेगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको कट कर लेते हैं। 3 2 जार 6, 8 ये बन जाएगा 18 और 3 6 जार 18। आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 26। ये बेटे की उम्र है, लेकिन हमें कहा था उसने कि 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी उसके 2 गुना थी। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसमें से हम जो है वो 6 को माइनस कर देते हैं। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है x माइनस 6 इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब जो बेटे की उम्र थी वो 6 साल पहले 20 साल थी। अब हमें ये तो पता चल गया कि बेटे की उम्र जो थी वो 20 ईयर्स थी 6 साल पहले। तो बाप की उम्र फिर 6 साल पहले कितनी थी। अब इस आंसर से हमारे पास 2 सवाल हैं। क्या ये आंसर करेक्ट है कि वाकई बेटे की उम्र जो थी वो 20 ईयर्स थी, और अगर थी भी तो फिर बाप की उम्र क्या थी। तो हमें ये 2 क्वेश्चंस को हमने, अगर आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि आप बेटे की उम्र फाइंड करें या बाप की उम्र फाइंड करें, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो x की वैल्यू निकली है 26, आपने उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो अगर हम इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू थी 26, ये आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 72। हम y को इधर रहने देते हैं क्योंकि ये किसकी एज थी, फादर की, तो हम y को इस साइड पे रहने देते हैं। तो 26 को उठा के उधर ले जाते हैं, माइनस करेंगे इसको, तो ये प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। जब इसको हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46। 72 में से 26 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 46। तो इसका मतलब कि इस टाइम जो उसके बाप की उम्र है वो 46 है, और जो इस टाइम उसके बेटे की उम्र थी वो थी 26। तो हमें 6 साल पहले की उम्र फाइंड करनी है। तो हम दोनों में से, हमने कहा था कि 6 साल पहले की उम्र फाइंड करने के लिए हम x माइनस 6 करेंगे और y माइनस 6 करेंगे। जब हम x की कीमत 26 को माइनस करते हैं और बाप की उम्र रख के हम इसमें से माइनस करते हैं 6 को, तो हमारे पास बेटे की उम्र आ जाती है 20 ईयर्स ओल्ड, और जो बाप की उम्र आ जाती है वो 40 ईयर्स ओल्ड आ जाती है। बाप की उम्र 40 साल है और बेटे की उम्र 20 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र 40 साल और बेटे की उम्र 20 साल। तो उसने हमें क्वेश्चन में भी यही कहा था कि 6 साल पहले उसकी उम्र अपने बेटे की उम्र के 2 गुना थी। तो अगर हम 20 और 20 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 7, मिरहा बाउट आर टॉय फॉर रुपीज़ 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा एक खिलौना ख़रीदती है और जिसकी वैल्यू जो होती है वो 1500 होती है, और जो वो उसको सेल करती है तो उसकी वैल्यू जो होती है 1520 होती है। तो हमने उसका प्रॉफिट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला रीड किया था वीडियो के शुरू में। हमने जो फार्मूला रीड किया है प्रॉफिट के लिए कि सेलिंग प्राइस जो है माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपकी वो होती है जो आप ख़रीदने पे कीमत लगाते हैं, और सेलिंग प्राइस वो होती है जो आप बेचने पे कीमत लगाते हैं। तो हमने इन दोनों को माइनस करना है। जो हमारे पास माइनस करके आंसर आएगा वही हमारा प्रॉफिट है। तो हम इसकी गिवन डाटा को रख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 1500, सेलिंग प्राइस 1520 है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें मालूम करनी है। तो हम फार्मूला रखते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो उसने हमें कहा था प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें, तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसके बाद इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट बाय CP यानी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में हम इसको फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस में से हम अपनी कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस से 1520 माइनस 1500, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम जितना हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से हम अपनी कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं। तो ये अगर हम चाहें तो हम यहाँ से ये दो ज़ीरो इसके साथ कैंसिल करके इन दोनों को भी डिवाइड करवा सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप का आंसर जो है वो 2000 आ जाएगा, और आप इसको 1500 के साथ जो है वो कैंसिल कर देंगे। अब हम इनको कैंसिल कर देते, कट आउट कर देते, तो कट कैसे करेंगे, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15। जब आप इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.33। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज रुपीज़ 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज रुपीज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%।
क्वेश्चन ये है कि तैयब की जो एनुअल इनकम है, सालाना इनकम है, वो तकरीबन बनती है उसकी 9,60,000, लेकिन उसमें से जो उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे हम टैक्स की कीमत नहीं लगाते, वो फ्री ऑफ टैक्स होती है। तो ऐसी अमाउंट जो है वो उसकी है 1,30,000, इसके ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे जो कीमत माइनस होकर हमारे पास आएगी उसके ऊपर हमने ये जो टैक्स का रेट है वो लगाना है 0.75,000 के हिसाब से। तो उसके ऊपर जो हमने ये वाला टैक्स का रेट है 0.75% के लिहाज से हमने इसमें से माइनस करके जो आंसर आएगा उसके ऊपर वो रेट लगाना है और फाइंड करना है कि कितनी अमाउंट के ऊपर जो है वो हमारा टैक्स रेट लगेगा। एनुअल इनकम थी उसकी 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी 1,30,000। इन दोनों को हम माइनस करके जो उसकी टैक्सेबल अमाउंट है वो फाइंड करेंगे। जब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 8,30,000। तो टैक्सेबल अमाउंट के हम मालूम करने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो क्या है कि रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी पास थी 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75। तो परसेंट को हम 1/100 में चेंज कर लेते हैं। तो ये 100 जो 2 ज़ीरो हैं वो 2 ज़ीरो के साथ जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 62,025। तो यही हमारे टैक्सेबल अमाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमने इस क्वेश्चन में कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। उसने कहा है कि जो एनुअल इनकम है यानी सालाना जो रेट है कंपाउंड का वो 14% है और इनकम जो है वो 3,75,000 है। जो मार्कअप होता है ना वो आपका पहले से मौजूद प्रॉफिट होता है। अगर आपको पिछले साल प्रॉफिट होता है आपकी जमाशुदा रकम के ऊपर तो उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको बोनस मिलता है और आपको प्रॉफिट होता है। तो ये मार्कअप है, कंपाउंड मार्कअप इसको बोलते हैं। इसमें सूद नहीं होता। तो इसके ऊपर जो शरह लगी है वो 14% लगी हुई है। ये जो वैल्यू होती है ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है और टाइम उसने हमें दिया है 1 ईयर और जो रेट है वो 14% है। तो हम इसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड करते हैं। मार्कअप फाइंड करने का फार्मूला जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हम जो उसने हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी थी वो 3,75,000 था। परसेंटेज 14 रेट जो था वो 14% था और मल्टीप्लाई हमने इसको उसके टाइम के साथ करना और टाइम था 1 ईयर। इस परसेंट को हम 1/100 में चेंज कर लेते हैं। ये 2 ज़ीरो जो हैं वो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर है 3,750 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 1। दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 52,500। तो ये हमारा एनुअल कंपाउंड मार्कअप है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए आपके 2 चैलेंज क्वेश्चन भी है, आप इनको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी दें। और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जज़ाकल्लाहुल खैर। अल्लाह हाफिज़।